अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा कौर। मैं अगेन आपके पास एक नई वीडियो के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन और सारे उसका जितने भी रूल्स वगैरह है वो वाले स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मॉड्यूल में जो प्रेजेंटेशन लेआउट है वो कंसिस्ट होगा टू टाइप्स। एक मॉड्यूल का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका इंट्रोडक्शन होगा, उसके मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन होंगे, लाज होंगे। बट जो ये वाली वीडियो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन अप टू ऑक्सीडेशन नंबर तक हम लोग स्टडी करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे इसी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज वगैरह और इसके अलावा लाज जो यूज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारी चीजें स्टडी करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग बेसिकली टू टाइप्स, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के दरमियान इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी। तो ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, ये दो तरह की न्यू डेवलपमेंट करती हैं। न्यू डेवलपमेंट मुराद के आप दो तरह से इनके इंटरेक्शन स्टडी कर सकते हो। आप यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन को करवा सकते हो, और दूसरे तरीके का क्या है कि केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करवाई जा सकती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी। एक तरीकेकार में क्या होगा जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूटिलाइज करोगे, और एक तरीकेकार में क्या होगा जिसमें आप लोग केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करोगे और आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करवाओगे। तो ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, और इनके जो सेल इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट, जो दो डिफरेंट रिएक्शन के लिए, मतलब कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो या इलेक्ट्रिक एनर्जी सिंथेसाइज कर रहे हो, इसके लिए दोनों के लिए डिफरेंट जो है ना सेटअप्स होते हैं और डिफरेंट सेल होते हैं, जिनको आप गैल्वानिक साइकिल और गलवानी सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हो। वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जो है इसको कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ब्रिंग अबाउट कर सकती है केमिकल रिएक्शन को। तो इन दोनों के इंटरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस करती है। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन इज द गेन एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, के जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज इन अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, उसको क्या कहा जाता है? आप लोग कहते हो उसको रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन अ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कंप्लीट केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब आप लोग ट्रांसफर कराते हो इलेक्ट्रॉन का, तो देर मतलब वहां पे एक देने वाली स्पीशी होगी, तो डेफिनेटली वहां पे एक लेने वाली स्पीशी भी होगी। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशी, और वो डिफरेंट स्पीशीज जो है ना वो मिलकर एक रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करवाती है। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देख लें कि यहाँ पे दो किस्म के आएंगे रिएक्शन। एक होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा होगा रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की भी तीन तरह से डेफिनेशन की जा सकती है, रिडक्शन रिएक्शन की भी तीन तरह से डेफिनेशन की जा सकती है। और ये भी पॉसिबल है कि कोई एक स्टेप अगर फॉलो हो रहा हो तब भी आप उसको ऑक्सीडेशन कहोगे। फॉर एग्जांपल सिर्फ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एक ही टाइम में, एक रिएक्शन में, ये दो डेफिनेशन और तीन बैक वक्त तीन काम भी हो सकते हैं, और एक एक डिफरेंटली सेपरेटली भी जिसे कह सकते हैं कि वो हो सकते हैं। रिडक्शन रिएक्शन में भी बिल्कुल इसी तरह का केस है कि आप लोग क्या कर सकते हो कि तीनों डेफिनेशन जो है इसकी वो एक ही वक्त पर अप्लाई भी हो सकती हैं, बट समटाइम क्या होता है कि एक एक करके भी अप्लाई हो जाती है। मोस्टली रिएक्शन जो है ना वो सिंगल टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें ऐसे तमाम स्पीशीज या ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ हाइड्रोजन हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, उनको आप लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में स्टडी करते हो। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर देखा जाए तो रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन का गेन होगा, इलेक्ट्रॉन का भी गेन होगा, लेकिन ऑक्सीजन का लॉस होगा, उसको कहा जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के जरिए आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ देखें, जिंक एलिमेंट जो कि एटम की फॉर्म में मौजूद है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। आपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो स्पीशी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो +2 में कंप्लीट कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं,
तो जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉपर पॉजिटिव टू रिएक्टेंट की फॉर्म में, रिएक्टेंट में कॉपर सल्फेट था और वो प्रोडक्ट में कॉपर जीरो में कन्वर्ट हो गया है, तो पॉजिटिव टू से वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है। इट मीन कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इसके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जीरो स्टेट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कॉपर जीरो स्टेट में। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, जबकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद न्यूट्रल एटम में चेंज हो जाता है, इसलिए ये रिडक्शन रिएक्शन की एग्जांपल है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मेंशन इसलिए किया गया कि जीरो और पॉजिटिव से आपको क्लियर हो जाए, लेकिन यहाँ पे अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को छोड़ा जाए तो ऑक्सीजन का यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ये ऑक्सीजन आ रही है इसके पास, इससे हट रही है, इससे निकल रही है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगी, और इसने गेन की है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिकली देखा जाए तो आप लोगों को तब भी पता चल जाएगा, अगर इसको ऑक्सीजन के लिहाज से देखा जाए तो तब भी पता चल जाएगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन वाली एग्जाम्पल कोट नहीं है, वो भी कोट की जा सकती है। आप लोग उसकी डिफरेंट एग्जांपल देख सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग कहोगे तो सिर्फ इसी रिएक्शन के ऊपर ही एक वीडियो बनाई जा सकती है। नेक्स्ट वाली देखा जाए तो रिडॉक्स एजेंट्स क्या होते हैं। रिडॉक्स एजेंट बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, बट डिफरेंस इज दैट के ऐसी तमाम स्पीशीज जो दूसरी स्पीशी को जिसके साथ वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही है, तो वो वाली स्पीशीज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते उसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। पीछे वाली एग्जाम्पल को कोट किया जाए तो कॉपर सल्फेट जिंक को मजबूर कर देता है कि आप क्या करो, ऑक्सीडाइज कर दो। जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, करवा कौन रहा है, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट जिंक की ऑक्सीडेशन करवाता है, तो कॉपर सल्फेट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज अदर स्पीशीज दूसरी को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद की क्या हो जाएगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। क्योंकि जब उसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा तो वो चीज से इलेक्ट्रॉन उसको मजबूर करेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, तो वो स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपर ने जिंक को मजबूर किया कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, इसकी तो ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उस स्पीशीज की इट सेल्फ क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरी स्पीशीज की तो ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, बट खुद की उनकी रिडक्शन हो जाती है। डिफरेंट तरीकेकार है, वो गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा गेन हाइड्रोजन एंड लूज ऑक्सीजन, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अपनी ऑक्सीजन को दे सकते हैं। हाइड्रोजन वाली एग्जांपल नहीं यहाँ पे दी हुई, इसलिए मैं सिर्फ ऑक्सीजन का बता देती हूँ, अपनी ऑक्सीजन उसको दे देते हैं। तो लूज लूज ऑक्सीजन हो सकता है, गेन हाइड्रोजन हो सकता है, और गेन इलेक्ट्रॉन भी उस दूसरी स्पीशीज से कर सकते हैं। और उसको क्या करेंगे, उसकी तो ऑक्सीडेशन करवा देंगे, लेकिन अपनी क्या हो जाएगी, उनकी रिडक्शन हो जाएगी। यहाँ से ऑक्सीजन लूज हुआ है इस कॉपर सल्फेट से, तो इसकी अपनी रिडक्शन हो गई है, और यहाँ पे इसने इसको ऑक्सीडेशन करवाई है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बरक्स देखें तो यहाँ पे है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होंगे, ऐसे तमाम स्पीशीज जो दूसरे एटम या दूसरी स्पीशीज की अपने साथ रिएक्ट करने वाली दूसरी स्पीशीज की रिडक्शन करवा दें, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। ऑल द मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल आर रिड्यूसिंग एजेंट। वजह क्या है, तमाम की तमाम मेटल क्या करती हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसी भी दूसरी स्पीशीज के पास जाएंगे तो उस स्पीशीज की हो जाएगी रिडक्शन। तो ये दूसरों को रिडक्शन या रिड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं। ऐसे तमाम एजेंट जो दूसरों की रिडक्शन करने में हेल्प आउट करे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो जिंक मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन देकर कॉपर को अपने आप को तो ऑक्सीडाइज कर लिया, बट दूसरे की कॉपर की क्या कर दी, पॉजिटिव टू से उसकी कन्वर्शन करवा दी जीरो में, तो वो क्या हो गई, उसकी रिडक्शन, उसकी हेल्प की रिडक्शन होने में, और ऑक्सीजन को भी उससे छीन लिया और उसकी रिडक्शन करवा दी। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो तमाम की तमाम मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट हैं, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे देती है आसानी से, इसलिए वो दूसरे की क्या करवा देती है, रिडक्शन। तो ये क्या कर सकते हैं, किस तरह से करवा सकते हैं, ऑक्सीजन गेन करके दूसरे से। इसके अलावा लूज हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन को देकर उनको उनके रिडक्शन करवा सकती हैं, तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बताने का मकसद ये है कि आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग की ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होंगी। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा, जो नेक्स्ट आपका मॉड्यूल की स्टार्टअप में होगा, वो इस तरह से होगा कि आपको गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फर्क करना होगा। तो आपको पहले तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। So mostly spontaneous reaction are those reactions which take place on its own without the external assistance or without the help of any other external agent.
किसी भी बैरूनी एजेंट की मदद के बगैर जो रिएक्शन हो जाए वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप इनको कह सकते हैं ऑल द नेचुरल अकरिंग प्रोसेस जितने भी हैं वो सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल ये जो वाटरफॉल है वो ऑलवेज जो है पानी क्या होता है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। तो अब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की मिसाल है। बट इसी पानी को अगर आप लोगों ने नीचे से ऊपर की तरफ भेजना हो ये अब आर्टिफिशियल प्रोसेस होंगे। आर्टिफिशियल प्रोसेस से मुराद ये है कि आप लोग एक्सटर्नल एजेंट को इस्तेमाल करो, कोई भी बैरूनी फोर्स हो, वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, वो कोई भी फोर्स हो सकती है। उस फोर्स को बैरूनी फोर्स को इस्तेमाल करते हुए अगर आप कोई रिएक्शन करवाते हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के सेक्शन में लाया करता है। फॉर एग्जाम्पल इसी पानी को अगर आप लोगों ने अपलिफ्ट करवाना हो तो आप लोग मोटर का यूज करते हो, तो मोटर इस्तेमाल करके आप लोग पानी की अपलिफ्टिंग करवाते हो जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की मिसाल है। वैसे तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, बट अगर आपने उल्टा काम करवाना है, ऑल द नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस का उल्ट काम करवाना हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की मिसाल है। मिसाल के तौर पर कहता है कि अगर आपके पास ये मैंने वैसे एक एग्जांपल कोट की, वाटर अगर नॉर्मल स्टेट पे भी हो तो वो एवेपोरेट करता रहता है। बट इसे ही पानी को अगर आप लोगों ने आइस फॉर्मेशन करवानी है तो आइस फॉर्मेशन के लिए इसका टेम्परेचर रिड्यूस करवाना पड़ेगा, सॉलिडिफाई करवाना पड़ेगा, तो दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आइस फॉर्मेशन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, लेकिन अगर वही आइस बनी बनाई पड़ी हुई है एनवायरनमेंट में तो वो क्या होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आगे यहाँ पे चलें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था और मेन आज की वीडियो का टॉपिक था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें। द अपरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीशीज, किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो अपरेंट चार्ज होता है किसी भी स्पीशीज का वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मोस्टली जो है वो आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है, बट समटाइम वो अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल फ्री स्टेट में जितने भी एलिमेंट हैं, सोडियम एलिमेंट पड़ा हुआ है, क्लोरीन एलिमेंट क्लोरीन गैस पड़ी हुई है, इसके अलावा कुछ भी है जो फ्री स्टेट में अवेलेबल है, आप लोग कहते हो कि उसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है जीरो, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। लेकिन अगर वही कहते हैं कि अगर आपको आयनिक फॉर्म में अवेलेबल हो और आयन भी सेपरेटली अवेलेबल हो तब भी आप लोग उसका बता सकते हो। एग्जांपल हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम और आयन दैट द मॉलिक्यूल हैज either gained or lost compared to the neutral atom। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहता है कि वो जितने उसने गेन किए या लूज किए इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और वो जो स्पीशीज या कंपाउंड बनाता है उस कंपाउंड के अंदर उसने जितने लूज और गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट गेट की है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फ्री स्टेट में तमाम एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। मैंने आयरन लिखा है, सल्फर लिखा है, ऑक्सीजन गैस, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल दी है, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ गैसियस फॉर्म में है। इन सब की अगर वो फ्री स्टेट में अवेलेबल है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फ्री स्टेट में उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। बट अगर कोई आयनिक फॉर्म में मौजूद है और वो सेपरेटली अवेलेबल है, लाइक दिस, कि आपके पास सोडियम पॉजिटिव वन आयन है और आपसे कोई पूछे कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप क्या कहोगे कि पॉजिटिव वन, इसके ऊपर एफरेट चार्ज गिवन है। ऊपर वाले में जीरो, न्यूट्रल, हमेशा न्यूट्रल होगा जब तक कि वो रिएक्शन नहीं करेगा। अब यहाँ पे फर्क आता है कि आपके पास ये वाला एक कंपाउंड दे दिया और आपसे कोई पूछ लेता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाएं, तो यहाँ पे देखिए वो सोडियम के, इसके लिए क्या किया जाता है, पूरी कंपाउंड के ऊपर, पूरा कंपाउंड जो बन जाता है उस पूरे कंपाउंड के ऊपर तो जीरो चार्ज होगा, इसलिए तो उसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल आयनिक फॉर्म नहीं अवेलेबल। ठीक है। तो आप क्या करोगे, सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को इक्वल कर दोगे जीरो पे। जिसको निकालना है उसे एक्स कह दोगे, सल्फर का निकालना है उसे एक्स कह दिया। एक सोडियम के ऊपर पॉजिटिव वन होता है, टोटल दो सोडियम एटम है इस कंपाउंड में, तो टू मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव वन फॉर वन सोडियम एंड पॉजिटिव वन फॉर द अदर सोडियम। ठीक है, दोनों के लिए दो से उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, टोटल जो आपके पास ऑक्सीजन के एटम है वो 3 है, तो 3 से उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो -6 आएगा और सोडियम वाला आ जाएगा +2। +2 -6 इज इक्वल टू -4, और एक्स जो है वो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को उसने फाइंड करने के लिए कहा है, तो वो चीज जिसकी फाइंड करनी है उसे एक्स कह दे, बाकी सारी चीजों के ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस माइनस जो भी करना हुआ करके जो आंसर आया है, जब आप इसको इक्वल साइन के उस तरफ लेके जाओगे, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, +4 है। ठीक है। यहाँ पे जो है ये सिर्फ आयनिक फॉर्म में या आपको सिंपली अगर गिवन है तो वो वाली चीज दे दी जाती है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ज्यादा कंपाउंड हो जाए,
दिस सर्टेन एलिमेंट्स हैव द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर अल्कली मेटल की बात की जाए तो तमाम की तमाम अल्कली मेटल जो हम वो एक इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखती हैं, दैट्स व्हाई उनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव वन होती है। बट अल्कलाइनेट मेटल की बात की जाए तो सेकंड ग्रुप से जो बिलोंग करती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखती हैं और वो अपने ऑक्टेट शेल को कंप्लीट कर देती है दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद। लाइक अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो उसके टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 और आखिरी शेल में 8, सॉरी दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके ऑक्टेट शेल को कंप्लीट कर लेती है। इस वजह से वो क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अगर ये किसी भी आपकी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो ये हमेशा +1 होती है, बट ये -1 भी होती है जब मेटल हाइड्राइड बनते हैं, लाइक सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड। इनमें क्या होता है कि वो मेटल, मतलब आपके फर्स्ट ग्रुप की जो अल्कली मेटल है, इनकी साथ ही जब ये रिएक्ट करता है तो ये मेटालिक इन नेचर है और हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है। तो जब ये इनके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है कि ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है, +1 बन जाती है और हाइड्रोजन इनसे गेन कर लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। तो मेटल हाइड्राइड में इसकी -1 होती है, बाकी सारे कंपाउंड में इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसी तरह ऑक्सीजन का केस है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। सिर्फ थोड़े से केसेस चेंज है। थोड़े से केसेस में क्या है कि इनमें से एक पेरोक्साइड है, सच एज H2O2, मैंने आपको यहाँ पे कोट किया हुआ है। पेरोक्साइड के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -1 होती है, ठीक है। एक -1 यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन की +1 +1 +2 और ऑक्सीजन की -1 -1 -2। ऑक्सीजन की वैसे नॉर्मल स्पीशीज में -2 है, पर ऑक्साइड की इसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -1 होती है। और सुपर ऑक्साइड की बात करें तो वो -1/2 होती है। इसकी एग्जांपल है KO2। KO2 में K की +1 और ऑक्सीजन की -1/2, एक की और दूसरे की भी -1/2। वो एग्जांपल मैंने यहाँ कोट नहीं की। तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1/2 और पर ऑक्साइड जितने भी होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की होगी वो -1 होगी। हेलोजेंस की ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, क्योंकि इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने शेल को कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बिल्कुल सिंपल, उनका एक ही सिंपल रूल है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड है उनके रूल्स भी चेंज है, लेकिन मैं सिर्फ सिंपल वालों की बात करूं तो आप लोग सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रूल है वो ये है कि आप लोग क्या करो, कार्बन के अलावा बाकी जितने भी एटम्स के इर्द गिर्द लगे हुए हैं उनके क्या कर लो, बैलेंस कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट को। फॉर एग्जाम्पल CH4 में 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हर हाइड्रोजन के ऊपर +1 +1 +1 +1, तो टोटल हो गया +4 चार्ज। इस +4 चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कंपाउंड के ऊपर तो 0 चार्ज है, तो इस +4 को आप बैलेंस कैसे करोगे, यानी 0 कैसे लाओगे, जब तक इसके अंदर -4 नहीं करोगे ये बैलेंस नहीं होगा। तो 4 हाइड्रोजन के ऊपर +4 का चार्ज है और कार्बन के ऊपर -4 का चार्ज है, दोनों बैलेंस आउट करके 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। कंपाउंड को 0 करना है किसी भी तरीके से, ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको 0 ही करना है। इसके लिए क्या कीजिए, कार्बन के अलावा जितने भी हैं उनकी ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को मार्क कर ले, बाकी उसको जितना भी वो चार्ज आता है उसको ऑपोजिटली चार्ज उतना ही कार्बन के ऊपर डाल दो, तो आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी कि कार्बन की इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो हमारा कंपाउंड न्यूट्रलाइज या 0 हो जाएगा। इसके अगले एग्जांपल देखिए, इसमें क्या हुआ है, का इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, ये -1 का मतलब ये है कि -2 हाइट ऑक्सीजन का, उसके अंदर +1 हाइड्रोजन का, तो ये टोटल दोनों आपस में मिलकर -1 बन जाएंगे। इसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर, तीनों हाइड्रोजन के ऊपर +1 और +1 लगाएं तो क्या बनेगा, +3, उसमें से -1 कर दो तो +2, बाकी सारी स्पीशीज पे आ रहा है, तो +2 को कैंसिल आउट कौन करेगा, कार्बन के ऊपर जो -2 होगा, क्योंकि वो +2 है तो कार्बन के ऊपर -2 आ गया तभी वो न्यूट्रलाइज होगा। इसी तरह ये लास्ट एग्जांपल है, नाइट्रोजन के ऊपर +3 का चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव, सॉरी, हाइड्रोजन के ऊपर +1 और +2 का चार्ज है, दो हाइड्रोजन है तो +2 और इसका क्या बनेगा, -3, नाइट्रोजन के ऊपर -3 का चार्ज है। शायद मैंने पीछे गलती कर दी, नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -3, और इसके ऊपर साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं, +1 और +1 का, तो -3 +2, तो ये टोटल बन गया -1। यहाँ पे -1 का चार्ज है, इस तरह +1 +1 और +1 ये तीनों मिलेंगे तो +3
और इन दोनों के मिलने से क्या बना था, -1, तो +2 आ जाएगा। +3 माइनस -1 इज इक्वल टू +2। तो +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर, -2 का। तो इस तरह से आप लोग, ये सिंपल रूल है फॉर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए काफी है। ऑक्सीडेशन नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पढ़े, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा और रिडॉक्स एजेंट के बारे में पढ़ा। और इसके अलावा हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सिंपल इंट्रोडक्शन लिया। इसके बाद जो हम लोग करेंगे स्टार्ट, वो सेल स्टार्ट होंगे, लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ग्लूटामिक सेल। और इसके अलावा अगर इस रूल में यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। तो काफी